जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टोरी टाइम चैनल में। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो सालों तक चुप रही, अपमान सहती रही, लेकिन जब हद पार हो गई तो उसने सारी दुनिया को बता दिया कि माँ जब बोलती है तो तूफान भी शर्म से चुप हो जाता है। तो चलिए आज की यह भावुक और सबक देने वाली कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। शांताबेन मंदिर से पूजा करके लौट रही थीं। माथे पर लाल चंदन का तिलक, हाथ में पीतल की पूजा की थाली हल्के हल्के कांप रही थी और होठों पर जय माता दी का धीमा गुंजन चल रहा था। जैसे ही उन्होंने घर का गेट खोला, अंदर से उनकी बहू मेघा और बेटी हितल के तीखे, कड़वे और तानों से भरे स्वर गूंजने लगे। दीदी, आप फिर आ गईं। ये क्या कोई धर्मशाला है या हमने मुफ्त की होटल खोल रखी है। जब मन किया मुंह लटकाकर चली आईं। आपके तो शादी हो चुकी है, अब बार बार मायके आकर आराम फरमाने की आदत छोड़ दो। हितल, जो अभी अभी अपनी माँ से मिलने आई थी, एकदम स्तब्ध रह गई। उसके हाथ में जो चाय का कप था वह जमीन पर गिर पड़ा। भाभी, आपका मतलब क्या है। क्या अब मैं इस घर में आ भी नहीं सकती। मेघा ने तंज कसते हुए कहा। मतलब बिल्कुल साफ है दीदी, पापा ने आपकी शादी करा दी। अब मायके में रहकर भाई भाभी की जिंदगी में दखलंदाजी मत करो। हर छोटी छोटी बात पर ससुराल में झगड़ा करके यहाँ चली आती हो, जैसे ये तुम्हारी निजी होटल हो। हितल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ी और ऊंचे स्वर में बोली, वाह भाभी वाह, आज अपना असली रंग दिखा ही दिया। मेरे साथ भी जरा सोच समझकर बात किया करो। ये घर मेरे पापा और भाई का है, तुम्हारी मिल्कियत का नहीं। जब तक मेरे पापा का नाम इस घर में है, मैं जब मन करे तब आ सकती हूँ। मैं दुखी हूँ, माँ की तबीयत की वजह से परेशान हूँ। थोड़ी शांति की तलाश में आई थी, पर आपको तो बस ताने मारने का शौक है। मेघा व्यंग्य से हंसते हुए बोली, ओहो, बहुत दुखी हो ना, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ही दुख देने क्यों चली आती हो। अपना दुख ससुराल में रहकर सहो, वही तुम्हारा असली घर है। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। हितल दीदी, यह मेरा और केतन का घर है। हितल ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारा घर, भूल मत जाओ। इस घर का नींव पत्थर मेरे पापा ने रखा था और माँ ने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था। तुम तो बस रहने आई हो। अब आवाजें इतनी तेज हो चुकी थीं कि गली तक गूंज रही थीं। मोहल्ले के लोग झांक झांक कर देखने लगे। शर्म से शांताबेन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गईं। अंदर कदम रखते ही उनके हाथ से थाली गिर पड़ी। पीतल की थाली जमीन से टकराई और घंटी जैसी आवाज हुई, मानो भगवान भी चुप न रह सके। दोनों की नज़रें उस तरफ गईं। शांताबेन कुछ पल दोनों को देखती रहीं। एक उनकी बेटी थी, दूसरी उनकी बहू। दोनों में एक जैसी आग थी, बस दिशा अलग थी। 1 साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। जो कुछ भी उनके नाम था, सब शांताबेन के नाम कर दिया गया था, क्योंकि पति ने वसीयत उनके नाम लिखी थी। शुरू में तो बेटा बहू ने बहुत ख्याल रखा, लेकिन अचानक पिछले 6 महीनों से दोनों बार बार संपत्ति अपने नाम करवाने की जिद करने लगे। शांताबेन ने अच्छा व्यवहार किया और कुछ दिन पहले ही सारी संपत्ति बेटे बहू के नाम कर दी। और जैसे ही ऐसा हुआ, सब कुछ बदल गया। बहू ताने मारने लगी, बेटा समझाने बुझाने की बजाय माँ को ही डांटने लगा। शांताबेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब भी वे बेटे से बहू की शिकायत करतीं, तो वह कहता, माँ, मेघा ऑफिस भी संभालती है, घर भी, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, फिर भी तुम्हें क्या चाहिए। लगता है तुम्हें अपनी बहू की बुराई करने में मज़ा आता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, अब ये फालतू खेल बंद करो।
अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांताबेन का दिल टूट जाता। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके पति ने सारी संपत्ति बेटे बहू के नाम क्यों नहीं की थी। वहां दोनों अभी भी लड़ रही थीं कि शांताबेन ने धीरे से कहा, बस, बहुत हो गया, बाहर तक आवाज जा रही है, लोग क्या सोचेंगे। ये सुनते ही मेघा ने ऊंचे स्वर में तंज कसा, तो आ गए आप माँ जी। अगर आपको इतनी ही इज्जत की चिंता है तो अपनी इस लाडली को अभी कह दो कि अपना सामान बांधे और निकल जाए। मेरे घर में सबको परेशान कर रखा है। उल्टा आप भी अपनी इस प्यारी बेटी के साथ बाहर का रास्ता पकड़ लें। माँ बेटी ने तो यहाँ जीना हराम कर दिया है, न काम धंधा, बस रोना, शिकायतें करना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। हितल का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह बोली, भाभी, जुबान संभालकर बोलो और भगवान से डरो। बुजुर्गों से इस तरह बात करने में आपको जरा भी शर्म नहीं आती? क्या आपकी माँ ने आपको यही सिखाया है? मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई, अपने घर आई हूँ, अपने माँ बाप के घर। मेघा ने भी गुस्से में कहा, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। अब ये तेरे माँ बाप का घर नहीं रहा, और मेरी माँ को बीच में मत लाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। शरीफी से कह रही हूँ, चुपचाप निकल जाओ। हितल गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिस घर में मेरा बचपन बीता, जहाँ मैंने अपने पापा की लाश देखी, वहाँ आने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेघा ने कमर पर हाथ रखकर व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ओहो, बहुत बड़ा हक जता रही हो, तो अपनी इस माँ को भी साथ ले क्यों नहीं जाती, जो सारा दिन पूजा पाठ और रोने के सिवा कुछ नहीं करती। घर चलाने का सारा बोझ मेरे और केतन के सिर पर है, और यहाँ माँ बेटी को मुफ्त में जीने की आदत पड़ गई है। मुफ्त की हवा, मुफ्त की दाल रोटी। हितल की सब्र की हद हो गई। वह एक कदम आगे बढ़ी और कांपते स्वर में बोली, बस भाभी, मेरी माँ के बारे में एक शब्द और नहीं। जिस माँ ने तुम्हें इस घर में बेटी बनाकर जगह दी, आज वही तुम्हें बोझ लग रही है। कभी आईने में अपना चेहरा देखो। घर का काम तो करती हो, दिल का काम भूल गई हो, इज्जत देना भी भूल गई हो। मेघा गुस्से से फट पड़ी, बहुत मिर्ची लग रही है ना? मेरी माँ के बारे में बोलते वक्त मिर्ची नहीं लगी थी। बहुत हो गया तेरा भाषण। अगर तेरी माँ पर इतना ही दया आता है तो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? दोनों एक दूसरे की मजबूरियां रो रो कर सुनाओ और इस घर का बोझ मेरे सिर से उतार दो। अब मुझसे ये बोझ नहीं सहा जा रहा। हितल की आंखें भर आईं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि कमरे से केतन बाहर आया। उसने गुस्से से हितल को देखा और बोला, बस कर हितल, अब और ड्रामा नहीं। हर बार रोकर झगड़ा करके आती है। हम सब तेरी कहानियां सुन सुनकर थक गए हैं। हितल ने कांपते स्वर में कहा, भैया, आप भी। शांताबेन कुछ बोलने गए, पर केतन ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, प्लीज माँ, अगर और तकलीफ होती है तो आप भी जा सकती हैं। हमारी भी जिंदगी है, हम भी जीना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य भी बनाना है। हम आपको कब तक सहते रहेंगे? अगर नहीं जा सकती तो चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहो। ये सुनकर शांताबेन की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हितल ने माँ की तरफ देखा। उसका दिल टूट गया। ससुराल में वह खुद नहीं निभा पा रही थी, माँ का बोझ कैसे उठाती? वह टूटे स्वर में बोली, मम्मी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी। शायद अब ये घर रहा ही नहीं, बस 4 दीवारें रह गई हैं। हितल की आंखों से आंसू बहते रहे। वह धीरे धीरे बाहर निकल गई। पीछे शांताबेन खड़ी रह गईं। थाली के फूल जमीन पर बिखर चुके थे। उस रात शांताबेन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलीं। वे रोती रहीं और अपने पति को याद करती रहीं, जिस बेटे को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला था।
वही आज उन्हें अपमानित कर रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। शांताबेन सफ़ेद साड़ी में, माथे पर चंदन का तिलक लगाकर घर के छोटे से मंदिर में दीप जला रही थीं। होठों पर धीरे से मंत्र, ओम जय जगदीश हरे। पूजा पूरी करके उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, बस प्रभु, आज का दिन शांति से गुजर जाए। फिर वे धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ीं। रसोई का दरवाज़ा बंद था, उस पर ताला लगा था। ये देखकर वे वापस कमरे में गईं और धीरे से आवाज़ लगाए, मेघा बेटा, एक कप चाय बना देना, तबीयत थोड़ी भारी लग रही है। अंदर से बहू की नींद भरी चिड़चिड़ी आवाज़ आए, क्या माँ जी, सुबह सुबह शुरू हो गए? क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ? शांताबेन चुप रही, फिर धीरे से बोलीं, बेटा, बस एक कप चाय मांग रही थी, सिर दुख रहा है। मेघा बाहर निकली, बाल बिखरे हुए, हाथ में मोबाइल, पूरी नफरत से बोली, तो खुद उठकर बना लो ना, गैस वहीं है, चाय पत्ती वहीं रखी है, हाथ पैर तो अभी चलते हैं ना, मरने की उम्र नहीं हुई। मुझे सुबह सुबह परेशान करने में मज़ा आता है क्या? शांताबेन के चेहरे पर मानो किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। उसी समय मेघा गुस्से में बोली, परेशान तो आप वैसे भी करती हैं। कभी पूजा का धुआं, कभी सुबह सुबह घंटियां, शांति से नींद भी नहीं आती, फिर परेशानी की बात करती हैं। कहते हुए उसने रसोई की चाबी उनकी ओर फेंकी। जाओ, चाय बना लो और मेरे लिए भी एक कॉफ़ी बना देना। फिर स्टाइल मारते हुए अपने कमरे में चली गई। शांताबेन उस चाबी को देखती रहीं। अपमान का घूंट पीकर चाय बनाए, हाथ कांप रहे थे, फिर भी सावधानी से ट्रे उठाए ताकि चाय न गिरे। मेघा के कमरे तक गई, कॉफ़ी टेबल पर रखी। कमरे में टीवी चल रहा था। मेघा मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, सिर उठाए बिना बोली, कितनी देर लगा दी, अब तुम में ज़रा भी फुर्ती नहीं बची। अब उसका लहजा आपसे तू पर आ गया था। शांताबेन बस हल्के से मुस्कुराईं। बेटा, गैस थोड़ी धीमी थी, अब बहाने मत बनाओ, मेघा ने हाथ झटक कर कहा। कॉफ़ी यहाँ रख और निकल। बिना पूछे कमरे में आने की आदत छोड़ दे, समझी? शांताबेन का दिल फिर दुखा। कॉफ़ी रखकर चुपचाप बाहर आ गईं। आंखें भीगी थीं, आखिर वे कर भी क्या सकती थीं? कोई सहारा नहीं था, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं। शाम के 5 बज रहे थे। पूजा करके जैसे ही शांताबेन ने तिलक लगाया, मेघा गुस्से में कमरे से निकली। हाथ में मोबाइल, माथे पर बल, आंखों में चिंगारी। सुनो डोशी, आज मेरे मायके वाले आने वाले हैं। शांताबेन चौंकी, अगरबत्ती का धुआं हवा में फैल गया। अच्छा बेटा, मैं घर के सामने दिया जला दूंगी। मेहमान आएंगे तो भगवान की कृपा होगी। मेघा ने तंज कसा, अरे भगवान की कृपा नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, और वह आप बनाएंगी। सोचा था होटल से मंगवा लूं, पर महंगा पड़ रहा है, तो आज घर की पुरानी मालकिन से भी थोड़ा काम करवा ही लेते हैं। शांताबेन सहम गईं, बेटा, मैं कैसे बना पाऊंगी, कमर में दर्द है, हाथ में भी। मेघा बीच में ही चिल्लाई, कैसे बनाएंगी का क्या मतलब? अच्छे से खा पी रही हो ना? शरीर से जान नहीं निकली अभी, थोड़ा उपयोग कर लो, बेकार भक्ति में डूबी रहती हो। यहाँ भी शरीर चलाओ, बहाने नहीं सुनने। शांताबेन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, मैं बना दूंगी, बस थोड़ा समय दे दो। मेघा हंसते हुए तंज कस गई, हाँ, समय तो आपने सारी जिंदगी खा लिया, अब थोड़ा काम भी कर लो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कुछ काम भी आए, कहकर चली गई। उसके शब्द दीवारों पर चिपक गए, मुफ्त की रोटियां। शांताबेन वहीं खड़ी रह गईं। अगरबत्ती की सुगंध अब कड़वी लगने लगी।
उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा, आंखें बंद कीं और धीरे से बोलीं, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? अब तो दिल भी काम करने से मना कर रहा है। शाम के 7 बज चुके थे। घर में रौनक थी। ड्राइंग रूम में मेहमान आ चुके थे, मेघा के माँ बाप, भाई और 2 बहनें। सभी हंसते बोलते अंदर आए। मेघा ने बनावटी मुस्कान के साथ स्वागत किया। केतन भी खुश था, ससुराल वालों से गपशप कर रहा था। दूसरी तरफ रसोई में शांताबेन अकेली खड़ी थीं। गैस की लौ के सामने उनका चेहरा लाल हो रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। एक तरफ दाल चढ़ी थी, दूसरी तरफ सब्जी वघार रही थी, तीसरी पर पूरियां तलने को तेल गरम हो रहा था। हर हंसी की आवाज़ सुनकर उनका हाथ और तेज चलने लगता। वे बुदबुदाईं, अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, वही बेटा जो आज मुझे नौकरानी समझता है। मेघा रसोई के दरवाजे तक आए, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर नकली हंसी। माँ जी, जल्दी बनाओ, मम्मी पापा को बहुत भूख लगी है। शांताबेन थकी आवाज में बोलीं, बस थोड़ा समय और बेटा। मेघा ने तंज कसा, समय समय, जब देखो समय ही मांगती हो, जरा जल्दी भी कर लिया करो, दिमाग खराब कर रखा है। शब्द तीर की तरह लगे। शांताबेन ने पल्लू से पसीना पोंछा और चुप रहीं। थोड़ी देर बाद खाना तैयार था, पराठे, कढ़ी, पुलाव, दाल, मिठाई, सब टेबल पर सजा। मेघा के पापा ने कहा, वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेघा मुस्कुराकर बोली, जी पापा, आज तो मैंने सब संभाला। उसकी माँ बोली, अरे अपनी सास को भी तो बोल, मदद करती, कितनी दुबली हो गई है मेरी बेटी। मेघा हंसकर बोली, अरे मम्मी, वह तो रोज पूजा पाठ के सिवा कुछ नहीं करती, बस मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं। माँ ने कहा, तो आखिर अपनी सास को घर में रखती ही क्यों है? किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे। केतन थोड़ा असहज हुआ, पर मेघा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं, बूढ़ी हो चुकी है, ज्यादा दिन तो वैसे भी नहीं जीने वाली, थोड़ी सी तड़प आएगी और चली जाएगी। सब हंस पड़े। इन जहरीली बातों ने शांताबेन का दिल तोड़ दिया। किसी ने उन्हें कुछ नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप थाली उठाई और रसोई में चली गईं। उनकी आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, बस एक ठंडी शांति थी, जो तूफान से पहले आती है। फिर मेघा रसोई के पास आई और तंज कसते हुए बोली, अब क्या खड़े खड़े तपस्या कर रही हो? सब खा चुके हैं, बाहर जाओ, डाइनिंग टेबल साफ करो, सब बिखरा पड़ा है। शांताबेन धीरे से बोलीं, बेटा, जरा सांस तो ले लूं। मेघा ने बात काटी, नहीं नहीं, सांस तो रोज लेती हो, अब थोड़ा काम भी कर लो। मेरे मम्मी पापा बाहर बैठे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। और हाँ, बिल्कुल साफ करना, मुझे कनकड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। टेबल इतना चमकना चाहिए कि चेहरा दिख जाए, समझीं? शांताबेन चुपचाप उनकी तरफ देखती रहीं। एक पल को उनकी नज़र में कुछ था, न दर्द, न डर, बस एक फैसले की शुरुआत। मेघा ने फिर व्यंग्य फेंका और हंसती हुई चली गई। शांताबेन दीवार के सहारे बैठ गईं, आंखें बंद कर लीं, होंठ हिले, अब बहुत हो गया प्रभु, अब मेरी परीक्षा पूरी कर दो। रात के 11 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। शांताबेन ने सारा बर्तन धोया, सिंक चमकाया, गैस बंद की, फर्श पोंछकर अपने पल्लू से सुखाया। फिर धीरे धीरे अपने छोटे कमरे की ओर गईं। दरवाजे तक पहुंची ही थीं कि रुक गईं। कमरे में मेघा के माँ बाप आराम से बैठे थे। बिस्तर पर उनकी बोरियां, तकिए, चादरें बिछी थीं। उनका कमरा अब मेहमानों का विश्रामगृह बन चुका था। शांताबेन ने कुछ नहीं कहा, नजरें झुकाकर बोलीं, ओह, आप लोग यहाँ। मेघा की माँ ने असहज मुस्कान दी, पर उनके पति का चेहरा लाल था। वे जोर से बोले, मेघा, इधर आ। मेघा आए।
क्या हुआ पापा? नींद आ रही थी। पापा गुस्से में बोले, ये कैसी बात है? अपनी सास से पूछे बिना उनका कमरा ले लिया। मेघा भड़क गई। उसने शांताबेन को घूर कर कहा, आपको तमीज है या नहीं? बिना पूछे किसी के कमरे में घुस आईं। उसकी माँ ने टोका, बेटा तू इस तरह कैसे बात कर रही है? मेघा चिल्लाई, मॉम प्लीज, कोई ड्रामा मत करो। रसोई में इतनी बड़ी जगह है, वहीं आराम से सो जाएंगी। वैसे भी खाना वहीं बनता है, सोना भी वहीं करेंगी। उनके लिए सबसे सही जगह है। शांताबेन का चेहरा पीला पड़ गया। वे कुछ बोलने गईं। मेघा ने बीच में रोक दिया। माँ जी, ज्यादा बातें मत करो, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मैं उन्हें जमीन पर नहीं सुलाऊंगी। आपको क्या फर्क पड़ता? सारा दिन पूजा करती रहती हैं। अब रसोई में सो भी लें। और हाँ, ध्यान रखना, कहीं रात में उठकर गैस खुली न छोड़ देना। उसके स्वर में ताने और अपमान का जहर भरा था। दरवाज़ा जोर से बंद करके चली गई। शांताबेन वहीं खड़ी रह गईं। दीवार के सहारे टिकी रहीं। आंखें बिल्कुल खाली, न आंसू, न शब्द। होंठ हिले। आज मैंने सब सह लिया। अब बस एक आखिरी काम बाकी है, वह मैं करके दिखाऊंगी। वे मुड़कर धीरे धीरे रसोई की ओर चली गईं। गैस का चूल्हा अब ठंडा पड़ चुका था, पर उनके अंदर की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। रात गहरा गई। घर में सन्नाटा था, पर शांताबेन की आंखों में अब नींद नहीं। फैसला था। उन्होंने एक ड्रॉअर खोला, एक पुरानी चाबी निकाली जो वे डोरे में बांधकर रखती थीं। उस चाबी से एक गुप्त ड्रॉअर खोला, जिसमें कुछ कागजात थे। सुबह के 8 बज रहे थे। घर में अजीब हलचल थी। बाहर वकील, कुछ लोग, कागजों की सरसराहट, स्याही की खुशबू। मेघा नींद से उठी, चिड़चिड़ाकर बाहर आई। केतन और उसका पूरा परिवार भी आ गया। हॉल में जो नज़ारा देखा, सबकी नींद उड़ गई। शांताबेन सोफे पर शांतिपूर्वक बैठी थीं, सिर पर हल्का पल्लू, चेहरे पर अजीब शांति। सामने टेबल पर कागजात थे, जिन पर वे अंतिम हस्ताक्षर कर रही थीं। उनके पास 2-3 लोग दस्तावेज संभाल रहे थे। पहली बार शांताबेन इतने शांत और दृढ़ लग रही थीं, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। मेघा चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? ये कौन से कागज हैं जिन पर आप साइन कर रही हैं? शांताबेन ने एक पल के लिए सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, मेघा बेटा, ये सब हमारे घर के कागज हैं, जिन पर अब मेरी आखिरी साइन बाकी थी। अब पूरी हो गई। मेघा भड़क उठी, क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हैं? आप होश में हैं या नहीं? ये मेरा और केतन का घर है। शांताबेन अब उठ खड़ी हुईं। उनका स्वर पहली बार सालों की चुप्पी तोड़ रहा था, धीमा पर लोहे जैसा मजबूत। नहीं मेघा, यह वह घर है जिसे मैंने अपने पति के साथ मिलकर बनाया था। तेरे मायके की हंसी और तानों के बीच मैंने इस घर की नींव में अपनी उम्र घिस दी थी। जिन कागजों पर मैंने तेरे नाम साइन किए थे, वे नकली थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेघा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। केतन आगे बढ़ा, पर पैर जम गए। मेघा के माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे। शांताबेन आगे बोलीं, मैं देखना चाहती थी कि जब मैं सब कुछ तेरे नाम कर दूंगी, तो क्या होगा। मैंने बस तेरी परीक्षा ली थी। तू हार गई। अब ये घर उन माँओं का होगा, जिन्हें रसोई में सुलाया गया, जिन्हें चाय मांगने पर ताने मिले, जिनकी बेटी का प्यार भी बोझ लगने लगा। मेघा अविश्वास से चीखी, आपका दिमाग ठिकाने है? किसी ने आपको भड़काया है? ये क्या बकवास है? ये घर मेरा है। वह आगे बढ़ी और कागज छीनने की कोशिश की। तभी जोरदार चटाक, एक थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। मेघा का चेहरा तमतमा उठा, हाथ गाल पर, आंखों में आंसू और हैरानी।
शांताबेन की नज़रें अब भी ठंडी और अडिग थीं। केतन द्रुत स्वर में बोला, माँ, ये आपने क्या किया? शांताबेन की नज़र अब उस पर गई। दूसरा थप्पड़ केतन के गाल पर पड़ा। मुझे शर्म आती है अपने परवरिश पर कि मैंने तेरे जैसे नालायक, बेवकूफ़ और नीच बेटे को जन्म दिया। केतन का सिर झुक गया। वह फर्श पर बैठ गया। शांताबेन बोली, ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पर नहीं, तुम्हारे संस्कारों पर पड़े हैं, ताकि अगली बार कोई माँ अपने ही घर में पराई न कहलाए। फिर उन्होंने कागजात उठाए, अपनी साइन पर उंगली फेरी और टेबल पर रख दिए। अब ये घर मेरा नहीं, उन माँओं का है, जिन्हें तुम जैसे बच्चों से घर का मतलब समझाना पड़ता है। फिर उन्होंने केतन की ओर देखा। हाँ बेटा, मैं वही माँ हूँ जो अब तक हर अपमान पर भी मुस्कुराती थी। लेकिन आज वही माँ तुझे सिखा रही है कि औरत जब सहना छूप कर दे, तो उसकी खामोशी भी तूफान बन जाती है। अचानक मेघा की माँ रंजना जी उठीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? आपके जैसे लोग ही सास का नाम बदनाम करते हैं। शांताबेन ने शांत स्वर में कहा, अच्छा हुआ आपने अपनी बेटी की इज्जत का सवाल उठाया। काश आपने कभी पूछा होता कि उसने दूसरों की इज्जत का क्या किया। आप माँ हैं, तो बताइए, जब आपकी बेटी ने मुझे रसोई में सुलाया, तब आपकी ममता को शर्म क्यों नहीं आई? जब उसने मुझे चाय मांगने पर ताने मारे, तब आपकी ममता कहाँ थी? रंजना जी का सिर झुक गया। शांताबेन बोलीं, माँ बनना आसान है रंजना जी, संस्कारों वाली माँ बनना मुश्किल है। आपने अपनी बेटी को सब सिखाया, बस सम्मान देना नहीं सिखाया। मैं हर उस बेटी की माँ हूँ जो अपने ही घर में पराई बना दी जाती है। आज मैंने हाथ उठाया तो अपनी बहू पर नहीं, उस सोच पर जिसने माँ को नौकरानी बना दिया। मेघा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह टूटे स्वर में बोली, माँ जी, मैं। शांताबेन ने हाथ उठाकर चुप कराया और कहा, बोलने की जरूरत नहीं, तेरी आंखों से जो गिर रहा है, वही मेरा जवाब है। फिर वे दरवाजे की ओर चलीं। रुककर बोलीं, तुम सब अब यहाँ से जा सकते हो, कल सुबह तक का समय है। मुझे इस घर में कोई न दिखे। कल से यह घर बेघर माँओं के लिए खुल जाएगा। मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। सारी संपत्ति मैंने दान कर दी है। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेघा रोते हुए बोली, माँ। पर शांताबेन नहीं रुकी। केतन भी रोकना चाहता था, पर सारी बातें याद करके सिर झुकाकर खड़ा रह गया। दरवाजे पर रुककर शांताबेन ने आखिरी बार कहा, जब एक औरत दूसरी औरत को नीचा दिखाना छोड़ देगी, तभी हर घर में भगवान लौटकर आएंगे। मैं गई नहीं, बस वहां जा रही हूँ जहां माँ कहलाना अपराध नहीं, आशीर्वाद होता है। वे चली गईं। पीछे रहा सिर्फ सन्नाटा और एक सबक जो सदियों तक गूंजेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या शांताबेन ने सही किया या कुछ और करना चाहिए था? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नई भावुक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।